वेलकम टू आर ट्यूटोरियल। मेरा नाम है जय और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके सेमीकंडक्टर तक। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था रोटेशनल डायनेमिक्स से लेके वे ऑप्टिक्स तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो, इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किस फॉर्म पे आते हैं वो हमने देखा था पार्ट 1 वीडियो में। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके सेमीकंडक्टर तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डेफिनेशन से लेके न्यूमेरिकल थियरी क्वेश्चन से लेके डेरिवेशन, सारी चीजें हम लोग डिटेल एनालाइज में देखी है। क्या 2026 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना और नोट करना कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत है। इसके अलावा मैंने फिजिक्स की स्ट्रेटेजी वीडियो बना के रखी है जहां पे मैंने बताया कि कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए। ठीक है, पेपर पैटर्न का एनालिसिस दिया है उसमें मैंने कि सेक्शन डी में कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं, सेक्शन डी में किस किस चैप्टर्स के क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं, सेक्शन सी में किस किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, मिनिमम चैप्टर से आप अच्छा स्कोर कैसे कर पाओ, 60 प्लस से 70 कैसे ला सकते हो अपने रिटन एग्जाम में। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए मैंने वीडियोस वैसे बना के रखे हैं। एक वीडियो मैंने बनाया है लास्ट 30 डेज के लिए कि आप लास्ट 30 डेज में प्रिपरेशन कैसे करो, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैथ हो या बायोलॉजी हो, उन सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे टाइम टेबल बनाया जाए और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ताकि हम अपना स्कोर जो है बूस्ट कर पाए। उस सब सारे टाइप के वीडियोस मैंने बना के रखे और उन सबकी वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पे ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं और डेली बेसिस बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, जहाँ पे मुझे रोज 50 to 60 स्टूडेंट्स डाउट सॉल्व करते हैं अपने एमएसटीसीटी रिगार्डिंग, जेईई रिगार्डिंग, बोर्ड्स के रिगार्डिंग। सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या करना चाहिए, वहां पे क्या करना चाहिए। उन सारे डाउट्स को मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट को डेली बेसिस पे, डेली मैसेज उनके आते हैं। तो अगर आपने व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो और उसके साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक एक प्रोवाइड किया है फोल्डर का, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, चाहे वो बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उन सारे क्वेश्चन मैंने वहां पे डाल के रखे हैं। वहां पे आप देख सकते हो फोल्डर में। तो अगर आपको चाहिए रहेगा वो तो फटाक से जाओ और ले लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या इंपॉर्टेंट नोट्स हो या हैंड रिटन नोट्स हो, सारी चीजें मैंने वहां पे प्रोवाइड करके रखती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं अपना पहला चैप्टर पार्ट 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर हमने लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डेफिनेशन में अगर देखिए, डेफिनेशन या 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर देखिए तो डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, पहला क्वेश्चन डेफिनेशन के लिए क्या आ सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एक चार्ज को यहां से वहां लेके जाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, उसका डेफिनेशन पूछ सकता है। दूसरा जो डेफिनेशन है वो है कैपेसिटेंस एंड स्टेट इट्स यूनिट्स। यार यूनिट्स हमेशा याद रखना, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले, सीरीज पैरेलल के और उसके यूनिट्स फैराड है ना, तो वो उसका डेफिनेशन पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए सेक्शन ए में। और तीसरा जो है गॉस लॉ, डिफाइन गॉस लॉ। इस पूरे चैप्टर में आपको गॉस लॉ करना ही करना है, पूरे चैप्टर में आपको गॉस लॉ करना ही करना है, उसकी एप्लीकेशन, उसको थियरी, उसकी न्यूमेरिकल्स हो, पूरे चैप्टर में आपको गॉस लॉ, स्टार्टिंग का जो चैप्टर है, चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है उसमें आपको गॉस लॉ दिखेगा तो उसको करना ही करना है। तो गॉस लॉ का डेफिनेशन याद रख लो और उसमें साथ में फॉर्मूला भी याद रखना क्या होता है। देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका फॉर्मूला भी याद रखना। सेकंड डेरिवेशन जो मुझे लगता है 2026 के एग्जाम में जो दो डेरिवेशन में से पूछ सकते हैं वो है पहला, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टॉर्क इन एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल हो तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टॉर्क इन एक्सटर्नल फील्ड, इसका डेरिवेशन कर लो। एंड दूसरा जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के अंदर एक चार्ज से दूसरे एक चार्ज को यहां से वहां जाने में कितना एनर्जी लगता है, कितना वर्डन लगता है, उसके ऊपर डेरिवेशन पूछ सकता है। तो ये हमारे डेरिवेशन हो गया। उसके बाद थ्योरी में जाए तो 3 थ्योरी लिए मैंने, वाटर पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। यार इसमें से मैं बोलूंगा इस ये जो तीनों जो थ्योरी है, ये जो 3 थ्योरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, 99% चांस है कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्या बोल रहा हूं मैं, 99% चांस है कि थ्योरी में इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाए। पहला कौन सा है, वाटर पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दूसरा कौन सा है, वाटर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तीसरा कौन सा है, गिव एनी वन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो ये जो 3 थ्योरी क्वेश्चन है या तो 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, सिंपल 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि 99% चांसेस ये तीनों क्वेश्चंस कर लो, 2026 के बोर्ड्स में आने के चांसेस है। न्यूमेरिकल में क्या है, कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल का तो बहुत इजी क्वेश्चंस होता है, इसके तो फटाफट कर लेना, इसके सीरीज एंड पैरेलल के क्वेश्चंस।
दूसरा क्या है, हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है 2026 की बोर्ड की एग्जाम में, कि डायरेक्टरी चेंज करने के बाद न्यू कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होती है। मतलब पहली जो कैपेसिटर वैल्यू है वो AF नॉट पे D बाय डिपेंड है, वो तुमको वैल्यू दे देगी। और दूसरा डाइलेक्ट्रिक अगर चेंज हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर चेंज हो गया तो नया कैपेसिटर वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। जो पुरानी वाली थी ना, पुरानी वाली कैपेसिटेंस की वैल्यू दी रहेगी, उसको K के साथ, जो नया K आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको दो वैल्यू दी रहेंगी, C नोट की भी वैल्यू दिया रहेगा, K की भी वैल्यू दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके न्यू C क्या आता है वो आपको निकालना है। ठीक है, अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो। लेकिन अगर 3 मार्क्स के लिए आएगा, अगर 3 मार्क्स के लिए ये न्यूमेरिकल आएगा सेक्शन सी में, तो क्या कर सकता है, बोलेगा एरिया और डायमेंशन उसके दिए रहेंगे, उसके पूरे एरिया और लेंथ दिया रहेगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, सी नॉट कैलकुलेट कर लो, की वैल्यू दी है, सी पता कर लो, सिंपल। और तीसरा है गॉस लॉ पे, यार सिलेंड्रिकल एक इंफ्रारेड स्ट्रेट लाइन चार्ज हो, या फिर एक थिन प्लेट हो, इंफ्रारेड थिन प्लेट हो, या फिर एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, इन तीनों पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अभी तक शायद 2026 के एग्जाम में इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस पे आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो 2026 में इन दिनों पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। इसके बाद जो चैप्टर हमने लिया है वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। डेफिनेशन में अगर देखिए या फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखिए तो डेफिनेशंस में एक स्टेट या किर्चॉफ लॉ। अब स्टेट या किर्चॉफ लॉ कौन सा, फर्स्ट लॉ है सेकंड लॉ, यार आपको दोनों ही करना है। दोनों की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो और दोनों के बेस पे न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो भी याद कर लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसलिए दोनों के बेस पे डेफिनेशन और न्यूमेरिकल दोनों याद कर लो। किस पे, स्टेट द किर्चॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों। दूसरा वो लिया है मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर V/L का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर डेफिनेशन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, या फिर उसको पूछ सकता है, उसका यूनिट्स पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए सेक्शन ए। डेरिवेशन में मैंने 2 डेरिवेशन लिया है, एक तो है MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सालों से आया नहीं है तो इस साल आने के चांसेस है। MCG इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर डेरिवेशन आएगा। दूसरा, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर विद डायग्राम। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आ सकता है विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे 2 मार्क्स के लिए आ सकता है स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने थ्योरी में भी डाला है वैसे। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसके ऊपर डेरिवेशन कर लेना। ठीक है, R इज टू V/L1/L2 समथिंग फॉर्मूला है। नेक्स्ट है थ्योरी में 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। स्टेट एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, क्या पोटेंशियोमीटर के एडवांटेजेस है या फिर डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के बीच में पूछ सकता है थ्योरी क्वेश्चंस। उसके बाद डिस्क्राइब द एनी 2 सोर्सेज ऑफ एरर इन मीटर ब्रिज एंड हाउ कैन दे बी मिनिमाइज। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, मीटर ब्रिज का डायग्राम। ठीक है, मीटर ब्रिज का डायग्राम, एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, मीटर ब्रिज का डायग्राम आ सकता है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज का डायग्राम याद कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 2 मार्क्स ला सकते हैं। और क्या सोर्सेज है जिसका हम मिनिमाइज कर सकते हैं उनके एरर्स का, कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ वायर्स के जो रेजिस्टेंस है या फिर उसके वो आबड़ खाबड़ रहता है, घिस जाता है, उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम ज्यादा के एरर के चांसेस है। उसकी वजह से बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारी एरर्स है, तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है उसके लिए तरीका आपको 3 या 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूमेरिकल में मुझे लगता है कि ये 3 फॉर्मूला में बेस्ड आ सकता है, बेस्ड ऑन किर्चॉफ लॉ में जैसे बताया। किर्चॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, तो बेस्ड ऑन किर्चॉफ लॉ करंट निकालने के लिए बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन की हेल्प से। लीनियर इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन बनाना है और किर्चॉफ लॉ सॉल्व करके करंट निकालना है। आपने प्रैक्टिस किया होगा टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा, उसमें हमने प्रोवाइड करके रखा है क्या क्या क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स पे पूछ सकते हैं। दूसरा, हाँ, कैलोमीटर शंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोल्टमीटर का शंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जिसमें यहाँ पे भी डाला है कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, उसका ही डेरिवेशन का फॉर्मूला जो है x = V/Ig
माइनस RG, उस पर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तीसरा जो है EMF 1 अपॉन EMF 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, जो अपना पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला है, उसके पर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे करंट में, उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में। इसमें लॉरेंस लॉ यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एम्पियर लॉ, ये दोनों का जो डेफिनेशन हो या फिर उसके बेस पे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन हो, उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। लॉरेंस लॉ के यूनिट्स याद रखना, ठीक है। कौन से दो फोर्स की वजह से लॉरेंस लॉ बनता है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दोनों के एडिशन की वजह से लॉरेंस लॉ बनता है, वो आपको एक्सप्लेन उसका डेफिनेशन लिखना है, और उसका यूनिट हमेशा याद रखना लॉरेंस लॉ का, और उसका डायमेंशंस, ठीक है। तो अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में पूछेंगे साथ में डेफिनेशन के साथ, लेकिन अगर 1 मार्क्स के लिए पूछा तो सिर्फ डेफिनेशन पूछेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है, इस पे एक्सप्लेनेशन में पूछ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर लॉ होता है। सारे करंट को एक साथ एम्पियर सरफेस में ऐड करके टोटल करंट कितना आता है, वो उसके बारे में, ठीक है। तो एम्पियर लॉ पे डेफिनेशन पूछेगा या फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है डेरिवेशन में अगर जाके देखें तो डेरिवेशन में वापस से मैंने बोला स्टेट एम्पियर लॉ एंड हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एम्पियर लॉ इस चैप्टर का बहुत ज्यादा नेक्स्ट डेरिवेशन में अगर देखें तो स्टेट एम्पियर लॉ एंड हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जैसे बताया कि एम्पियर लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो एम्पियर लॉ का डेरिवेशंस डेफिनेशंस अच्छे से कर लेना, ठीक है। दूसरा जो है डिराइव एक्सप्रेशन, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला फॉर्मूला। बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, 2 पैरेलल वायर्स रहते हैं, उनके बीच में फोर्स एक इस तरफ लगता है, एक इस तरफ लगता है, तो दोनों के बीच में फोर्स लगता है। 2 फोर्स रहता है, दोनों को मैच करते हैं तो कितना आता है फोर्स, F/L sin थीटा के फॉर्म में आता है। तो उस फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो उस पर एक डेरिवेशन पूछ सकते हैं। तो ये 2 डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है, तो दोनों प्रैक्टिस कर लेना। थियोरी में अगर देखें, थियोरी में एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन से भी एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी आने के चांसेस कम है, बट फिर भी मैं बोलूंगा आपको कि एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ठीक है। इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड तीनों ही पार्ट इसके जो एक्सप्लेनेशन हो या कंस्ट्रक्शन हो या जो भी है इसका, दोनों ही पार्ट इसको कर लेना, ताकि एग्जाम में अगर आ गया। नेक्स्ट है थियोरी में एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग में मे बी 2026 के एग्जाम में चांसेस कम है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा करने के लिए कि इसके बेसिस पे ना क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकता है, डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि साइक्लोट्रॉन पे एक वर्किंग कर लेना, कैसे वर्क करता है वो देख लेना, उसके बाद डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जरूर देखना उसका। सेकेंड पार्ट है इसका स्टेट एंड एक्सप्लेन द बायो-सावर्ट लॉ। इस पूरे चैप्टर का एम्पियर लॉ और बायो-सावर्ट लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर का बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायो-सावर्ट लॉ का भी थियोरी है, वो कर लेना। डेरिवेशन ज्यादा है नहीं, बस फॉर्मूला को बस उसको मैनिपुलेट किया है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलते हैं, बायो-सावर्ट लॉ किसी भी एक वायर के x डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस वायर की वजह से अगर करंट हो, इस वायर के अंदर करंट हो, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, तो उसकी वैल्यू जो देता है बायो-सावर्ट लॉ के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल में, ये 3 फॉर्म में है जो जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ILB sin थीटा, B = μ0 Ni। सोलेनॉइड के ऊपर फॉर्मूला न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। सोलेनॉइड पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड है 2πm/qb, टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा रहेगा, है ना। अगर टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा निकाल सकते हो 2π/t, है ना। तो इस टाइम पीरियड का बस फॉर्मूला अगर पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला पता है तो आप फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर ये टाइम पीरियड, वो सब सारी चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म में है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं वो आप देख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना।
नेक्स्ट है मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो इसमें से अगर हम देखें 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए, तो यार ये जो 3-4 डेफिनेशन आपको दिखते हैं ना स्टार्टिंग में, ठीक है, उसके नोट्स चाहिए तो मूवी में भेज दूंगा। वो कौन से है? मैग्नेटाइजेशन I, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साई या फिर काय, जो भी बोलते हैं उसको। तो इनके डेफिनेशन प्लस इसके यूनिट्स एंड डायमेंशन भी याद करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स के लिए। अगर 1 मार्क्स के लिए पूछा तो सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा, अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा तो इसके डायमेंशन यूनिट्स भी पूछेंगे। और 100% एक क्वेश्चन आएगा इस तीनों में से, या फिर इनके जो 4 डेफिनेशन है, एक और अगर चाहिए तो ऐड कर लो, कौन सा? परमिबिलिटी वाला है, परमिबिलिटी रेशियो वाला, तो उसका भी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो ये तीन तो इनके चांसेस ज्यादा है, पर एक और अगर ऐड करना है तो परमिबिलिटी वाला भी ऐड कर सकते हो। तो इसके डेफिनेशन प्लस इसके यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपके 2 मार्क्स यहाँ से जा सकते हैं अगर ये तीनों अगर अपने छोड़ दिया तो इसको करना ही करना है। इसके डेफिनेशन, उसके यूनिट्स एंड डायमेंशन प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही छोटा टर्म, बहुत ही छोटा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा तीनों को याद करने में, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन में अगर देखें तो डेरिवेशन में एक ही डेरिवेशन मुझे लगा कि इसमें इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन है भी नहीं चैप्टर में, छोटा चैप्टर है ये। डेरिव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है एक वायर के सामने तो कितना फोर्स जनरेट करता है, उसके बारे में पूछा है, ठीक है। डेरिव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। दूसरा थियरी में यार बहुत इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। जितना भी आपको थियरी दिखता है डाई, फेरो और पैरा में, उसको याद कर लो। डाई, फेरो, उसकी बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन, उसको नोट्स चाहिए तो नोट्स में मैं भेज दूंगा ग्रुप में, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे भेज दूंगा। तो डाई, फेरो, पैरा, इन तीनों को अच्छे से याद कर लो। इस पे एक थियरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर इस चैप्टर से आया कुछ क्वेश्चन तो इसमें से एक थियरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर एक और कोई टर्म आ सकता है तो वो है व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। इसके अलावा फेरो, डाई, मैग्नेटिज्म के अलावा कुछ अगर डेफिनेशन आया या फिर एक्सप्लेनेशन पूछा तो क्यूरी टेम्परेचर में पूछ सकता है, तो वो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। न्यूमेरिकल में मुझे नहीं लगा कि इससे कुछ ज्यादा पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल, तो सिर्फ मैंने न्यूमेरिकल इससे इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल्स के चैप्टर से, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखेंगे कुछ क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम 1 मार्क्स या डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस में देखें तो 1 मार्क्स और डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यार लेंस लॉ है। लेंस लॉ आपको याद करके ही जाना है, लेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके डेफिनेशंस और उसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, EMF इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेट EMF इक्वल्स टू -n dφ/dt मॉड, ठीक है। तो ये लेंस लॉ का फॉर्मूला और लेंस लॉ का डेफिनेशंस आपको याद करके जाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एडी करंट। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है एडी करंट। क्या होता है? जब कोई भी कॉइल, कोई भी रॉड अगर मूव होता है एक मैग्नेटिक फील्ड में तो एक एडी करंट प्रोड्यूस होता है। उसके बारे में आपको छोटा सा पॉइंट देखना है, एक पॉइंट का, वो पढ़ के जाना, ठीक है। डेरिवेशन में यार एक ही इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, डेरिवेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर EMF ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये एक रॉड है, एक कंडक्टर है, अगर वो लीनियरली मूव हो रहा है, ठीक है, ऐसा लीनियरली मूव हो रहा है, आपने देखा होगा एक रिंग टाइप का एक वायर है, उसको मैंने ऐसे कॉइल यू शेप का बना दिया, यू शेप का, और एक रॉड को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा ये। अब क्या कर रहा हूं मैं? अभी इस रॉड को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ना इसकी एरिया कम हो रही है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ से बाहर की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इनवर्ट जा रही है। तो कोई भी, अब क्योंकि ये कॉइल की तरह बन रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है, और सर्कुलर कॉइल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होता है, कम ज्यादा होता है, एरिया चेंज होता है या फ्लक्स चेंज होता है, तो उसके पास EMF जनरेट होता है ना। तो इस रॉड को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। आगे पीछे करने की वजह से क्या हो रहा है? इसका एरिया कम हो रहा है। अब एरिया कब होएगा? तो फ्लक्स चेंज होएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो फ्लक्स चेंज होएगा, अगर फ्लक्स चेंज होएगा तो फिर EMF भी बनेगा, क्योंकि EMF होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। तो EMF जनरेट हो रहेगा, तो कैसे जनरेट होएगा? डेरिव एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन आपको निकालना है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एन कंडक्टर। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, और उस डेरिवेशन का जो आउटपुट ऐसा हो जाता है, इसके सिमिलर ही आता है BLV
के टर्म्स में आएगा वो। ठीक है, तो डेरिवेशन में ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे। और थियोरी में अगर देखें तो 3 इंपॉर्टेंट थियोरी मैंने लिया। स्टेट द फैराडे लॉ, सबसे इजीएस्ट चैप्टर का मोटिव वही है। फैराडे लॉ ने जो लॉ दिया था ईएमएफ का कि कोई भी कंडक्टर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उसको वो ईएमएफ जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है। ठीक है, फैराडे लॉ वही है, हो गया। नेक्स्ट है सेकंड अपना सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब खुद से कैसे जनरेट करते हैं ईएमएफ, वो भी फैराडे लॉ पे ही बेस्ड है। 2 है हमारे पास, एक सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। 2026 के एग्जाम में सेल्फ इंडक्टेंस आने के चांसेस है। थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले एग्जाम के लिए। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ सकता है, 90% चांस है इस क्वेश्चन का आने का, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन, या फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल भी उसका ऐड कर दिया है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का वर्किंग, डायग्राम और उसके बेस पे न्यूमेरिकल आपको करके जाना ही है, तो ही आपका 3 से 4 मार्क्स यहाँ पे बनता है। तो इस चैप्टर से सबसे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो है ट्रांसफार्मर का वर्किंग, डायग्राम एंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में मैंने 3 लिया, जैसे मैंने बताया लेंस लॉ पे फॉर्मुला बेस्ड है, बेसिक फॉर्मुला। यहाँ पे आपको बोल सकता है कि कोई इक्वेशन दे दिया रहेगा, उस इक्वेशन को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और उसका ईएमएफ बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है। या फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा और एरिया चेंज हो रहा होगा कि पहले एरिया ये थी फिर एरिया ये है, मतलब यहाँ पे BA2 - A1 का फॉर्मुला लगाना पड़ेगा। मतलब कैसे, BA2 - A1। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज होगा मतलब फ्लक्स भी चेंज होगा। तो B del A की वजह से यहाँ पे del phi बनेगा और यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, del phi अपॉन del T। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ जनरेट होता है। तो इसके बेस में ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है। या फिर मैंने जैसे बताया कोई भी, अच्छा यहाँ पे ईएमएफ के ना अगर ट्रांसलेशन मोशन है किसी भी कंडक्टर, तो 2 फॉर्म है। एक फॉर्मूला है E = BLV। अगर वो लीनियरली जा रहा है तो BLV, अगर वो रोटेट हो रहा है, ऐसा रोटेट होएगा तो ½ B ओमेगा L²। ठीक है, 2 फॉर्म है ट्रांसलेशन मोशन के। कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेशन मोशन करता है विद वेलोसिटी, तो अगर वो लीनियरली ट्रांसलेट हो रहा है मतलब BLV, अगर वो रोटेट हो रहा है तो ½ B ओमेगा L² का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो रोटेटिव वाला क्वेश्चन आ सकता है 2026 के एग्जाम में, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया है कि इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो प्रैक्टिस कर लो। मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, ओमेगा 2π बाय टाइम पीरियड दिया रहेगा कि एक रोटेट होने में एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, और लेंथ भी दिया रहेगा। तो टाइम पीरियड दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा। आपको ओमेगा निकालना है 2π/t और वैल्यू इनपुट करके ईएमएफ मिल जाएगा 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। समझ में आया न्यूमेरिकल किस में आएगा। और लास्ट में है ES अपॉन EP, सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज इक्वल्स टू प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज। अगर हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा है तो आपको अच्छे से ये पता रहेगा कि ट्रांसफार्मर में 2 टर्म्स होते हैं और दोनों अटैच होते हैं। एक होता है सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी। इसको प्राइमरी मान लो, इसको सेकेंडरी मान लो। यहाँ से वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज अपने घर पे जाएगा। ये वोल्टेज प्रोड्यूस वोल्टेज जो आता है ये प्राइमरी, और जो घर पे आता है वो सेकेंडरी मान सकते हो आप। ठीक है, तो अगर घर पे आ रहा है 240, मतलब अगर बाहर से आ रहा है 240, तो घर पे मुझे कितना चाहिए, अगर कम चाहिए तो मैं उसको स्टेप डाउन कर सकता हूँ, स्टेप अप कर सकता हूँ। उसके ऊपर बेस्ड है स्टेप अप और स्टेप डाउन पे। ES अपॉन EP इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इंडक्टर के, उस पर डिपेंड करता है, और IP अपॉन IS। तो इस पे न्यूमेरिकल कर लेना। अगर इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल चाहिए प्रैक्टिस के लिए, सर मुझे ये न्यूमेरिकल्स करा के दो, एक वीडियो अलग से वीडियो बनाओ, इस चैप्टर का अलग से वीडियो बना दो सर, ताकि मैं इसको डिटेल में समझ पाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं उस पर अगर ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई भी चैप्टर हो, आपको कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी चैप्टर हो, बायोलॉजी का चैप्टर हो, आपको उस पर अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, न्यूमेरिकल बेस्ड इंपॉर्टेंट चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उस पर लेक्चर लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2026 के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है अपना डुअल नेचर। छोटा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रेगुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट है डुअल नेचर एंड इट्स रेडिएशंस। यार बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, मतलब इसको समझने के लिए थोड़ा थियोरी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। डुअल नेचर
तब जाके उसके जो टर्म्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के, वेव थ्योरी, क्या होता है वेव्स और पार्टिकल्स के बीच के डिफरेंस जो आइंस्टाइन ने हमको समझाया है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें एनर्जी बचती है वो चेंज कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, वर्क फंक्शन क्या होता है। तो ये सब जो टॉपिक्स है उसको आपको ये थियरी में अच्छे से समझना पड़ेगा, लेक्चर सबको अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ही आप इस चैप्टर को समझ सकते हो, नहीं तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन में देखो, जितना ज्यादा डेफिनेशन करोगे उतना अच्छा आपके लिए, ताकि आपको चैप्टर्स का ओवरव्यू मिल जाए। जितना ज्यादा डेफिनेशन करोगे तो आपको पता रहेगा कि इसका मतलब क्या है। कि अगर मैंने वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल का मुझे पता नहीं है कुछ भी, तो उस पर कोई एक्सप्लेनेशन आया क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, तो मुझे पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, अगर बेसिक भी पता है मुझे उसके बारे में, तो उस पर एक छोटा मोटा थियोरी भी लिख सकता हूँ जिसमें मुझे 2 मार्क्स को मिल सकते हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है और वर्क फंक्शन क्या होता है। तीनों पे एक डेफिनेशन आएगा, तीनों अच्छे से लर्न कर लो, बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन क्या होता है। डेरिवेशन में मैंने जैसे कि बताया, इसमें भी मैं ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं डेरिवेशन में, इसलिए मैंने डेरिवेशन में इसमें कुछ लिया नहीं है। थ्योरी में मैंने 3 क्वेश्चन लिए यहाँ पे। एक तो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीएच का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन यही है, क्या कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब आपको फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करना है किस टर्म्स में, आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया था, ये फॉर्मूला कहां से लाया था आइंस्टाइन ने, उस टर्म में, ठीक है। दूसरा है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, स्टेट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हो सकता है कि इसका फॉर्मूला डिराइव करने आ सकता है डेरिवेशन में, अगर मैं कुछ लूं तो हो सकता है कि इसका फॉर्मूला डिराइव करने आ जाए, जो कि है लैम्बडा इज इक्वल टू 1.228 अंडर रूट बी। पर मोस्ट प्रोबेबली इस पे न्यूमेरिकली पूछेंगे, इसका डेरिवेशन पूछेंगे नहीं वेवलेंथ के लिए। तो स्टेट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन द डी ब्रोगली वेवलेंथ पे थ्योरी ले लो, ठीक है। थर्ड में आ जाएगा अपना डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। उसके ऊपर 2 या 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए उसका डायग्राम आ सकता है, ऐसा कुछ रहता है। इसको एक अंदर सी, एक ई इमिटर कलेक्टर टाइप रहेगा, यहाँ से सनलाइट आएगा, यहाँ से सनलाइट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, तो ऐसा कुछ सेटअप है। और यहाँ पे अपना वोल्ट मीटर वो सब कनेक्टेड रहेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, तो अच्छे से ड्रॉ कर लो, 2 बार प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। फॉर्मुलाज में न्यूमेरिकल्स में देखिए तो न्यूमेरिकल्स में जैसे मैंने बताया डी ब्रोगली वेवलेंथ पे 1.2 मतलब इस वोल्टेज पे कितना वेवलेंथ बनेगा, कितना फ्रीक्वेंसी बनेगा, उस पर पूछ सकते हैं। दूसरा के मैक्स और ई वी नॉट, दोनों एक ही फॉर्मुला है, जितना ई वी नॉट बचेगा उतना ही के वी मैक्स में कन्वर्ट होएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू hv माइनस फाई नॉट। hv इज ये प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी कितना है उस लाइट का, माइनस वर्क फंक्शन कितना है, तो आपको मिल जाएगा कितना एनर्जी बचा, कितना एनर्जी बचा, वही एनर्जी ई वी नॉट, जिसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस 3 फॉर्मूले पे, या बोल सकते 2 फॉर्मूला पे, ये दोनों लास्ट के 2 सिमिलर ही है, उस पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026 एग्जाम के लिए फ्रॉम ड्यूअल नेचर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डुअल नेचर्स एंड नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई। उस पर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में देखिए तो बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट है, और बाइंडिंग एनर्जी में सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, सबसे लोएस्ट बाइंडिंग एनर्जी, और कहां से कहां हाईएस्ट रहती है, कहां से कहां लोएस्ट रहती है, उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सेक्शन ए में, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट है यार, फेरस से स्टार्ट होता है, वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको पता रहेगा, टोटल मास डिफेक्ट ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम का, उसके ऊपर पूछ सकते हैं डेफिनेशन। फिर एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि एटॉम्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हो गए। डेरिवेशन में कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो थियरी में देखो
एक्सप्लेन द बोहर थ्री पोस्टुलेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। सबसे इंपॉर्टेंट थियरी अगर मैं पूछूं तो बोलूंगा एक्सप्लेन द बोहर्स के तीन पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, उसके बाद एक एक्साइटेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस एक शेल से दूसरे शेल तक जब जाता है तो कितना एनर्जी, कितना फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, उसके ऊपर उसके जो पोस्टुलेट्स है, राइट। और दूसरा जो है राइट द नोट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन नॉट फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन पे क्वेश्चन पूछ सकता है 2026 एग्जाम में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 से 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस है हो गए एटॉम्स एंड न्यूक्लियर के चैप्टर्स में। न्यूमेरिकल्स जब बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं इस पे से, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। और वो सबसे पहले है हाफ लाइफ वाला हमारा फॉर्मूला। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? हाफ लाइफ का मतलब कि कोई भी इसको एक्सटेंड होने में, मतलब हाफ होने में, इसकी जो अभी जो भी है मास हाफ होने में, एनर्जी हाफ होने में कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर है। तो कितना रहता है 0.693 अपॉन लैम्बडा, उसकी वेवलेंथ, डीके कांस्टेंट नॉट वेवलेंथ, डीके कांस्टेंट, डीके पर डिपेंड करता है। दूसरा जो है एनर्जी रिलीज्ड वाले जो क्वेश्चंस है न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस है न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में जो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो बनाता है, एटॉम्स इलेक्ट्रॉन बनाता है, कहाँ पे प्रोटॉन्स देता है एट द एंड ऑफ द उसके प्रोडक्ट में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एनर्जी रिलीज वाले क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन होता है, ऐसे वाले में अल्फा प्रोड्यूस होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, उस पर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन है अच्छे से कर लो। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से 1 अपॉन लैम्बडा आयोनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन, 1 अपॉन लैम्बडा वेवलेंथ पूछेगा, ठीक है। बाल्मर से पास्चन में गया, पास्चन से ब्रैकेट में गया, पीफंड में गया, तो कितना वेवलेंथ बनाएगा? अगर बाल्मर से पास्चन में गया तो 1 से लेके 2 n = 1, और जहां पे जाएगा वो 2 की वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद वेवलेंथ उस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ किस वेवलेंथ का वो एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया बोहर्स पोस्टुलेट में कैसा होता है कि शेल्स जो होते हैं, एक शेल से दूसरे शेल से जब जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मारता है तो एनर्जी रिलीज करता है, एक लाइट इमिट करता है, वो लाइट की वेवलेंथ क्या है वो पूछ रहा है वो, ठीक है। जिसपे राइडबर्ग कांस्टेंट भी है 1.0971 × 10⁷ आपको याद रखना है, और कहां से कहां जब मारा उसकी वैल्यू, ठीक है, 1 से 2 से या 2 से 3 तक उसको कैलकुलेट करना है यार। प्रैक्टिस कर लो, ये सॉल्व एग्जांपल में आपको क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सॉल्व एग्जांपल के रिलेटेड ही आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। आप कभी भी देखोगे तो आपके जो सॉल्व एग्जांपल है टेक्स्ट बुक के, उससे अच्छा उसको अब अच्छे से कर लेते हो तो आपके न्यूमेरिकल्स परफेक्ट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा अगर आप करना है तो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सॉल्व एग्जांपल अगर आपने अच्छे से कंबाइन करके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा 30 मार्क्स न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था मेरे एटॉम्स एंड न्यूक्लियर के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए। लास्ट चैप्टर है यार सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में मैंने एक भी न्यूमेरिकल नहीं लिया, एक भी न्यूमेरिकल में मुझे नहीं लगता कोई पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल। इसमें थियरी क्वेश्चन ज्यादा है, और सेक्शन सी और सेक्शन डी में सेमीकंडक्टर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में एक ही लिया मैंने, रेक्टिफिकेशन। क्या रेक्टिफिकेशन होते हैं? रेक्टिफिकेशन का वैल्यू क्या होता है? जो एसी को डीसी में चेंज करता है, कन्वर्जन वाला काम करता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, ठीक है। डायग्राम में जितने भी गेट्स है, लॉजिक गेट्स के जितने भी गेट्स है, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, एक्सऑर गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, वो सारे डायग्राम्स छोटे छोटे डायग्राम्स है, छोटे छोटे जो गेट्स होते हैं उसके डायग्राम्स प्लस ट्रुथ टेबल, उसके ट्रुथ टेबल और उसका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर मतलब रिप्रेजेंटेशन A = A + B या फिर A.B, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मतलब और एडिशन मतलब एंड, ठीक है। तो इसका जो पूरा नैंड गेट, ये गेट्स के जो बीच में डायग्राम, ट्रुथ टेबल और उसके जो सिग्नेचर है उसको आपको आने चाहिए, पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, इस चैप्टर से आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके डायग्राम्स में ये आ सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर दोनों करना है, ठीक है। हाफ वेव, अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर आ गया, फुल वेव रेक्टिफायर भी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होता है, बस इतना सा है। तो 1 डायोड, 2 डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम कैसे बनता है? ऐसा। फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसा। इसमें 1 डायोड होता है इसलिए एक ही ग्राफ मिलता है, इसमें 2 डायोड होता है इसलिए
दोनों पॉजिटिव मिलता है हमको। ठीक है, तो हाफ वे रेक्टिफायर, फुल वे रेक्टिफायर दो इंपॉर्टेंट, दोनों सिमिलर है, तो दोनों आप अच्छे से कर लो। सेक्शन डी में इसका क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट थियरी है तो वो है जीनो डायोड का। जीनो डायोड का बहुत कम आया है एग्जाम में, इसलिए मेरे को लगता है 2026 के एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट लाइकली रेक्टिफायर का ही आता है थियरी के लिए, बट इस साल मुझे लगता है कि जीनो डायोड का भी आ सकता है। जीनो डायोड हाउ इट इज यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए जीनो डायोड कैसे यूज होता है उसके ऊपर पे थियरी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, और स्टेट द यूज ऑफ फोटोडायोड, सोलर सेल, एलईडी भी पढ़ के जाना। दो एटलीस्ट दो यूजेस पढ़ के जाना। फोटोडायोड के लिए क्या यूज होता है, सोलर सेल्स में यूज होता है, सोलर सेल्स किस लिए हेल्प कर सकते हैं हमको, दो यूजेस लेते हैं। एलईडी का जो हम अपने घर में लगाते हैं उसके दो यूज। ठीक है, न्यूमेरिकल में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिया नहीं क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा लगाने की इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो आपको पूछ सकते हैं सेमीकंडक्टर से, तो अच्छे से याद रखना। इसके जो डायग्राम्स है फुल वे रेक्टिफायर और हाफ वे रेक्टिफायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई भी अगर बोला कि फुल वे हाफ वे रेक्टिफायर मुझे रिप्रेजेंट करना है, 3 मार्क्स के लिए पूछा है या 4 मार्क्स के लिए पूछा है, मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले उसका डायग्राम आना चाहिए। हाफ वे रेक्टिफायर का सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो, उसका वर्किंग एक्सप्लेन करो, और थर्ड उसका ग्राफ दिखाओ। ठीक है, तो ये तीनों आपको दिखाना पड़ेगा, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे हाफ और फुल वे रेक्टिफायर के लिए। तो हाफ और फुल वे रेक्टिफायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसी सर्किट चैप्टर। इसी सर्किट में देखते क्या इंपॉर्टेंट है। इसी सर्किट में मेरे को डेरिवेशन में ज्यादा कुछ लगा नहीं कि इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन आ सकता है, डेरिवेशन बहुत कम आते हैं इसी सर्किट से, ईएमआई से। ये तो चैप्टर है लास्ट में, ईएमआई इसी सर्किट से डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत कम है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डाल दिए जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। डेफिनेशन में देखिए तो इंपेडेंस, पावर फैक्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंपेडेंस जिसको हम लोग Z बोलते हैं, Z का फॉर्मूला रहता है अंडर रूट इंपेडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं Z, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे इंपेडेंस होता है कलेक्टिवली लिखे, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कलेक्टिवली लिखे। ठीक है, दूसरा है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मैंने फॉर्मूला अभी डाल दिया है, और पावर फैक्टर पे डेफिनेशन आ सकता है। तीसरा जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL 2 पाई FL। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पे आ सकते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन से इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस के यूनिट्स पूछ सकता है। अगर 2 मार्क्स के पूछा तो उसके यूनिट्स एंड डायमेंशन को पूछेंगे। ठीक है, डेफिनेशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन अगर पूछा तो 2 मार्क्स के पूछे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। डेरिवेशन में कुछ लगाने मेरे को इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में कुछ लिया नहीं 2026 एग्जाम के लिए। थियरी में मैंने क्वेश्चन ये एक्सप्लेन द LCR रेजोनेंस सीरीज, एक्सप्लेन द सीरीज LCR रेजोनेंस, स्टेट द कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस, डिफाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये वाला कंडीशन जब XL XC के बराबर आ जाए। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट स्टेट का कंडीशन वाला थियरी क्वेश्चन आ सकता है सीरीज वाला, तो वो देखिएगा, स्टेट थियरी क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, क्योंकि न्यूमेरिकल एक फिक्स्ड है, इस चैप्टर से 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। पहले तो बहुत बेसिक फॉर्म है ये आरएमएस। अगर मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए, मेरे पास अगर पीक वोल्टेज है, मेरे पास आरएमएस वैल्यू चाहिए, क्या होगा डिफरेंस दोनों में? ये आपका पीक वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये आपका ई नॉट हो गया पीक वोल्टेज, आपको आरएमएस चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, करंट में भी और वोल्टेज में भी। अगर मुझे ये आरएमएस चाहिए तो मुझे पीक वोल्टेज लेना पड़ेगा, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, उसको √2 से अगर डिवाइड करो, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, जो भी वैल्यू रहेगा उसको 1.4 से डिवाइड कर दो, आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। करंट में भी सेम, जो पीक करंट रहेगा, जो एम्पलीट्यूड रहेगा, ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना एम्पलीट्यूड, उसका वैल्यू निकाल के डिवाइड बाय √2 करोगे तो आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अगर आपको आरएमएस दिया है, आपको ईआरएमएस फाइंड करना है, तो सिंपल एक क्वेश्चन है, ईआरएमएस इक्वल्स टू आईआरएमएस इनटू पे रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू है। ठीक है, अगर आपके पास आईआरएमएस है, करंट की आरएमएस वैल्यू है,
आपको वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू चाहिए तो उसको रेजिस्टेंस से या इम्पीडेंस से जो भी है आपका उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको टीआरएमएस मिल जाएगा। वही V इक्वल्स टू आर वाला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा जो है फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं। किस कंडीशन पर? ये वाला कंडीशन जो मैंने बोला। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? XL होता है बाय FL, XC होता है 1/2 बाय F 1/2 बाय C, ठीक है। तो वो फॉर्मूला डालने के बाद ये कंडीशन आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/2 बाय अंडर रूट LC। कितना होगा? 1/2 बाय अंडर रूट LC। यहाँ पे L इंडक्टेंस की वैल्यू है, कैपेसिटर की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। स्टेट कंडीशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो ये जो यहाँ पे पूछा गया था। फेज डिफरेंस क्या रहेगा? फेजर डायग्राम में देखो tan phi XL - XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये आपका tan phi का इसके बेस पूछ सकता है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो पूछेगा एवरेज पावर के ऊपर IRMS इनटू पावर का करंट इनटू वोल्टेज, आपको पता ही है हां, बचपन में पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। पावर का फॉर्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज। एक्स्ट्रा ऐड कर दो cos phi, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच पे, मतलब वोल्टेज कहाँ पे है और करंट कहाँ पे है, दोनों के बीच में एंगल कितना दिखता है फेजर डायग्राम में, उसका एंगल निकालना है आपको cos phi, ठीक है। तो P एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी? करंट वोल्टेज, करंट RMS वोल्टेज RMS इनटू cos phi, ठीक है। cos phi कैसे निकाल सकते हो? tan phi की वैल्यू पता है, यहाँ से tan phi से XL - XC डिवाइड बाय R कर दो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा tan phi। phi से आपको एंगल पता चल गया, फॉर एग्जांपल π/2 है तो cos π/2 0, अगर π/4 है एंगल आपको phi मिला π/4, अगर phi मिला आपको π/4, तो यहाँ पे भी एंगल क्या डाल दोगे? π/4। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूँ कि tan phi की वैल्यू अगर 1 आ गई कैलकुलेट करने के बाद, मतलब इसका डिफरेंस डिवाइड बाय ये करने के बाद 1 आया, इसका मतलब phi की वैल्यू कितनी है? phi की वैल्यू π/4 है, 45 डिग्री है, मतलब कितना है? 45 डिग्री। यही 45 डिग्री यहाँ पे cos 45 में डालोगे, cos 45 होता है 1/2 और RMS और VRMS की वैल्यू डालोगे, आपको पावर मिल जाएगा। 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं ये सेक्शन C और सेक्शन D में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा AC सर्किट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं 2026 के एग्जाम के लिए।